अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम सैमुअल बेकेट के बहुत ही इजी प्ले वेटिंग फॉर गॉडर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको प्ले का इंट्रोडक्शन, सैमुअल बेकेट का इंट्रोडक्शन, टाइटल, सिग्निफिकेंस, समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स एंड सिंबोलिज्म जो इस प्ले में यूज़ हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से जो है आपको ये पूरा प्ले समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले देखते हैं कि ये प्ले क्या है। वेटिंग फॉर गॉडर इज़ द मोस्ट वेल नोन प्ले फ्रॉम द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड मूवमेंट। इट वॉज रिटन बाय सैमुअल बेकेट एंड परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेरिस ऑन January 5th, 1953. At its premiere, the play shocked its audience as it presented a new type of theatre which used very unconventional method. Waiting for Godot is a tragic comedy. एक तो ये बताया गया है कि ये जो प्ले है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है। दूसरा ये है कि ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड मूवमेंट का एक प्ले है। जब ये प्रीमियर हुआ तो इसने लोगों को शॉक कर दिया क्योंकि इसमें न्यू टाइप ऑफ जो है फीचर्स यूज़ हुए थे थिएटर के। उसके बाद हम इसके ऑथर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, सैमुअल बेकेट का। सैमुअल बार्सले बेकेट 13 अप्रैल 1906 इनकी बर्थ है और 22 दिसंबर 1989 इनका डेथ डेट है। वॉज एन आयरिश नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोइट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर. His literary and theoretical work features bleak, impersonal and tragicomic experiences of life, often coupled with black comedy and nonsense. ओके, ये इनके कुछ फीचर्स हैं इनकी राइटिंग्स की। वेटिंग फॉर गॉडर एक अब्सर्ड प्ले है, तो हम अब वेटिंग फॉर गॉडर को एक एज अब्सर्ड थिएटर देखते हैं। द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड हैज़ द फीचर्स ऑफ एंटी कैरेक्टर, एंटी लैंग्वेज, एंटी ड्रामा एंड एंटी प्लॉट. सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ थिएटर ऑफ अब्सर्ड. इट इज़ अनकन्वेंशनल in non-depicting any dramatic conflicts. In the play practically nothing happens, no development is to be found, there is no beginning and no end. जो ये प्ले है इसके सारे करेक्टर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक जो हैं वो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व वाली हैं। कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, नो डेवलपमेंट, इसलिए इसको जो है थिएटर ऑफ ऑब्जर्व कहा जाता है। अब हम प्ले की सेटिंग देखते हैं। द प्लॉट ऑफ वेटिंग फॉर गॉडोट इज इजी इनफ टू समराइज. द सेटिंग इज अ कंट्री रोड near a leafless tree where two men, Valdemar and Stragon, are waiting for the arrival of a man named Godot. क्या है सेटिंग इसकी कि दो लोग हैं, एक कौन है वाल्डेमिर और दूसरा कौन है स्ट्रैगन. टू विच द रीडर विल बी सब्जेक्टेड थ्रू आउट द होल प्ले. और इंतज़ार किसका कर रहे हैं? नेम्ड a man named Godot. This introduction in itself just a glimpse of the massive absurdity to which the riddle was subjected throughout the whole play. तो स्टार्ट से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो दो लोग हैं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये खुद भी अब्सर्डिटी को जाहिर कर रहा है कि वो खड़े होकर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि कभी नहीं आने वाला। अब हम वन बाय वन इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास स्ट्रैगन का, इसको स्ट्रैजन भी बोलते हैं। Stragon is one of two protagonists. He is a bum and sleep in a ditch where he is beaten each night. He has no memory beyond what is immediately said to him and relies on Valdemar to remember for him. Stragon is impatient and constantly wants to leave Valdemar, but is restrained from leaving by the fact that he needs Valdemar. Is it Stragon's idea for the bums to pass their time by hanging themselves? Stragon has been compared to a body without an intellect, which therefore needs Valdemar to provide the intellect. प्ले के अंदर दो प्रोटैगनिस्ट हैं, एक है स्ट्रैगन और दूसरा है वालादिमिर। स्ट्रैगन के साथ क्या मसला है कि उसे बातें भूलने की बीमारी है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय इसके जो उससे अभी भी कहा गया हो, इसलिए वो किस पे रिलाय करता है? वालादिमिर पर, जो कि दूसरा करेक्टर है। उसके अलावा जो है स्ट्रैगन बहुत इम्पेशेंट है और ये उसी का आइडिया होता है कि उन्हें यहाँ टाइम गुजारने के बजाय ऐसा करना चाहिए कि वो लटक के मर जाएँ। स्ट्रैगन हैज़ बीन कम्पेयर टू अ बॉडी विदाउट एन इंटेलेक्ट. उसे एक ऐसी बॉडी से कंपेयर किया गया है जिसमें कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती. विच देयर फॉर नीड्स वलादिमिर टू प्रोवाइड द इंटेलेक्ट. इसके लिए उसे ये सब कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास वलादिमिर का. Vladimir is one of the two protagonists. He is a bum like Stragon but retains a memory of most events. However, he is often unsure whether his memory is playing tricks on him. Vladimir is friends with Stragon because Stragon provides him with the chance to remember past events. Vladimir is the one who makes Stragon wait with him for Mr. Goddard. Imminent arrival throughout the play. Vladimir has been compared to the intellect which provides for the body represented by Stragon. अब जो दूसरा प्रोटैगनिस्ट है वो है व्लादिमिर. ये भी स्ट्रैगन की तरह है, लेकिन ये क्या है, इसको इवेंट्स याद रहते हैं. स्ट्रैगन इसका दोस्त इसलिए है क्योंकि ये उसको पास्ट इवेंट के बारे में याद दिलाता रहता है. और मतलब ये यूज़लेस से करेक्टर्स हैं, इनके कोई मीनिंग, कोई ख़ास इनकी करेक्टरिस्टिक नहीं है जो इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करें. दोनों ही एक जैसे ही करेक्टर हैं. दोनों ही बेवजह मिस्टर गॉडोट का इंतज़ार कर रहे हैं
और उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास Lucky. Lucky is the slave of Pozo. He is tied to Pozo via a rope around his neck and he carries Pozo's bag. Lucky is only allowed to speak twice during the entire play, but his long monologue is filled with incomplete ideas. He is silenced only by the other characters who fight with him to take off his hat. Lucky appears as a mute in the second act. Lucky कौन है? पोजो का स्लेव. पोजो भी एक करेक्टर है इस प्ले के अंदर. तो लकी उसका स्लेव है. ही इज़ टाइड टू रोप. पोजो ने उसको जो है वो रस्सी से बांधा हुआ है और उसे 2 बारी प्ले में बोलने की इजाज़त दी गई है, वो भी उस वक्त. ही इज साइलेंस ओनली बाय द अदर करेक्टर्स. उससे चुप करवाया जाता है जब बाकी करेक्टर्स लड़ाई कर रहे होते हैं. लकी अपेयर्स एज अ म्यूट इन द सेकंड एक्ट. ये जो करेक्टर है दूसरे एक्ट में बिल्कुल म्यूट ही है, बोलता ही नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास पोजो. पोजो इज द मास्टर हु रूल्स ओवर लकी. He stops and talks to two bums in order to have some company. In the act 2, Pozo is blind and requires their help. He, like Estragon, cannot remember people he has met. His transformation between the acts may represent the passage of time. जो पहले करेक्टर हमें दिखाया गया है लकी, वो पोजो का स्लेव है. पोजो उसका मास्टर है. ही स्टॉप्स एंड टॉक्स टू टू बम्स. वो जो है रास्ते में रुकता है और ये जो वेल्दमिर और स्ट्रैगन है उनसे बात करता है. इन द सेकेंड एक्ट पोजो इज़ ब्लाइंड. फर्स्ट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अंधा नहीं होता. सेकेंड एक्ट में जो है वो ब्लाइंड होता है. रिक्वायर्स देयर हेल्प. उसे उन दोनों की मदद की ज़रूरत होती है. वो भी स्ट्रैगन की तरह पुरानी चीज़ें और पुराने लोगों को याद नहीं रख सकता. हिज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द एक्ट्स में रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ टाइम. उसकी जो ये बदली हुई हालत है दूसरे एक्ट में, ये पैसेज ऑफ टाइम को ज़ाहिर करती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास अ बॉय. द बॉय इज़ अ सर्वेंट ऑफ मिस्टर गॉडोट. ही प्लेज एन आइडेंटिकल रोल इन बोथ एक्ट्स बाय कमिंग टू इन्फॉर्म वेलादिमीर एंड स्ट्रैगन that Mr. Goddard will not be able to make it that night, but will surely come to the next day. The boy never remembers having met Vladimir and his dragon before. He has a brother who is mentioned but who never appears. बॉय का करेक्टर दिखाया गया है जो कि मिस्टर गॉडर्ड का सर्वेंट है और वो व्लादिमीर और स्ट्रैगन को मिस्टर गॉडर्ड के पैगाम देता रहता है कि वो अब आएंगे, कब आएंगे, नहीं आएंगे. मिस्टर गॉडर्ड वो उसे बताता है, उसका पैगाम देता है कि मिस्टर गॉडर्ड जो है वो नहीं आ सकते. द बॉय नेवर रिमेंबर्स हैविंग मेट व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन बिफोर. ही हैज़ अ ब्रदर हु इज़ मेंशन्ड बट नेवर अपीयर्स. बॉय को भी कभी याद नहीं रहता कि उन्होंने इससे कभी मिला है या नहीं इनसे पहले. ही हैज़ अ ब्रदर जो कि मेंशन हुआ है लेकिन वो आता नहीं है प्ले में. उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है गॉडर्ड का. The man for whom Vladimir and Strager wait unendingly, Godot never appears in the play. His name and characters are often thought to refer to God. अच्छा, इस प्ले में गॉडोट को गॉड से भी रेफर किया गया है. गॉड को बोला गया है. ये एक ऐसा करेक्टर है जिसका अनएंडिंगली एंड तक जो है व्लादिमीर स्ट्रैगन वेट करते रहते हैं, लेकिन ये करेक्टर कभी भी अपेयर नहीं होता प्ले के अंदर. इसके बाद हम प्ले की समरी स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इजी समरी है इसकी और जैसे सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. द प्लॉट ऑफ वेटिंग फॉर गॉडोट इज इजी इनफ टू समराइज. द सेटिंग इज अ कंट्री रोड नियर अ लीफलेस ट्री वेयर टू मैन व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ अ मैन नेम गॉडोट. शुरू में यही बताया गया है. दो करेक्टर्स जो हैं व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन जो हैं वो एक दरख्त के नीचे, ऐसा दरख्त जिसके पत्ते ही नहीं है, कंट्री रोड के साइड पे खड़े हैं. किसका इंतजार कर रहे हैं? गॉडोट का. इन ऑर्डर टू पास द टाइम व्हाइल दे वेट फॉर गॉडोट टू अराइव द टू मैन टॉक अबाउट अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हाउ दे स्पेंड द प्रीवियस नाइट, हाउ द crucifixion of Jesus Christ is described in the different gospels and even whether they should hang themselves from nearby tree. अच्छा, यहाँ पे खड़े खड़े बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं. जेसस क्राइस्ट के बारे में भी बात करते हैं. उसके बाद जो है वो खड़े खड़े ये भी सोचते हैं कि वो एक दूसरे को वो उनको लटक जाना चाहिए. अ मैन नेम पोजो टर्न्स अप. उसके बाद क्या होता है कि एक आदमी जिसका नाम पोजो है वो आता है लीडिंग लकी. जो लकी जो होता है उसको फॉलो कर रहा होता है. ही सर्वेंट, लकी उसका सर्वेंट है. विद अ रोप अराउंड हिज नेक लाइक एन एनिमल. लकी के इर्द गिर्द गले पे, उसकी गर्दन पे जो है एक रस्सी है और उसको एनिमल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. पोजो टेल्स देम दैट ही इज़ ऑन हिज वे टू द मार्केट. पोजो ने बताता है कि वो मार्केट जा रहा है. वेयर ही इंटेंड्स टू सेल लकी, जहाँ वो लकी को बेचने वाला है. ईट्स अ पिकनिक एंड व्लादिमीर रिक्वेस्ट दैट लकी एंटरटेन देम व्हाइल दे वेट फॉर गॉडो टू अराइव. वो वहाँ पे खाते हैं और रुकते हैं और व्लादिमीर उसको रिक्वेस्ट करता है, किसको? पोजो को, कि वो वहाँ रुके और लकी हमें एंटरटेन करे. आफ्टर लकी हैज़ परफॉर्म्ड अ डांस फॉर देम, लकी उनके लिए डांस करता है. इज़ ऑर्डर्ड टू थिंक एन इंस्ट्रक्शन विच लीड्स हिम टू give a long speech which only ends when he is
रेसल्ड टू द ग्राउंड। अब क्या होता है, जैसे उसको पोजो ऑर्डर करता है तो लकी स्पीच सुनाना शुरू कर देता है और वो तभी रुकता है जब उसको रस्सी के ज़रिए उसकी रस्सी खींच के उसे रोका जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है, लकी एंड पोजो लीव, वो चले जाते हैं एंड अ बॉय अराइव्स विद अ मैसेज अनाउंसिंग दैट गॉडोट विल नॉट बी कमिंग टुडे आफ्टर ऑल बट विल कम टुमारो। यहाँ पे बताया गया कि लकी और पोजो चले गए। अब एक लड़का आ रहा है। लड़का किसका पैगाम दे रहा है, गॉडोट का, जिसका वो दोनों कैरेक्टर इंतजार कर रहे हैं। वेल्दिमिर एंड स्ट्रैगन डिसाइड टू लीव, वो फैसला करते हैं यहाँ से चले जाएं, बट देन प्रोमोटली रिमेन एग्जैक्टली वेयर दे आर, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े रहते हैं। द सेकंड एक्ट ऑफ द प्ले ओपन्स द नेक्स्ट डे। इसमें इसका दूसरा जो एक्ट है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है। ऑल्थो ओडली द ट्री हैज़ ग्रोन अ नंबर ऑफ लीव्स ओवरनाइट सजेस्टिंग दैट मोर टाइम देन हिज हैज़ पास। यहाँ पे बताया रहा है एक रात नहीं गुजरी बल्कि बहुत सारा टाइम हो गया है। किससे सिंबलाइज हो रहा है, जो ट्री है उसकी लीव से। वेल्दिमिर एंड स्ट्रैगन डिस्कवर लकी हैड शी हैड लेफ्ट बिहाइंड एंड द टू मैन रोल प्ले एट प्रिटेंडिंग टू बी लकी एंड पोजो। अब क्या हो गया है, अगले दिन शुरू हो गया है। स्ट्रैगन जो है वो डिस्कवर करता है लकी की जो हैट है यहीं रह गई थी, और दोनों जो है ना ये प्रिटेंड ऐसे करने लग जाते हैं कि एक लकी और एक पोजो है, वो ये लकी और पोजो बन जाते हैं। दे देन थ्रो इंसल्ट्स एट ईच अदर टू पास द टाइम, और वो उसी तरह जैसे लकी जो है उसकी इंसल्ट करता है, पोजो एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं। लकी एंड पोजो रिटर्न, वो दोनों वापस आ जाते हैं एक्चुअल जो लकी और पोजो हैं, बट दे हैव चेंज ओवरनाइट। अब वो भी बदल चुके हैं एक रात में। लकी कैन नो लॉन्गर स्पीक, लकी जो कि स्लेव था अब वो बोल नहीं सकता, और जो पोजो है वो ब्लाइंड हो चुका है। When Lucky and Pozo fall to the ground, Valdemar and Struggle try to help them up but end up falling down too. जब वो उनकी मदद करने के लिए उनको खड़ा करते हैं ग्राउंड से, वो खुद भी गिर जाते हैं। पोजो हैज़ नो मेमोरी ऑफ मीटिंग द टू मैन द डे बिफोर। पोजो को भी अब याद नहीं है कि वो इन दोनों आदमियों से मिला था। ही एंड लकी लीव अगेन, वो और लकी दोबारा चले जाते हैं। व्लादिमिर एंड स्ट्रगल लेफ्ट टू वेट फॉर गॉडोट। अब व्लादिमिर और स्ट्रगल दोबारा से गॉडोट का इंतजार कर रहे हैं। द बॉय रिटर्न्स, लड़का वापस आता है बट ही डिनाइज बीइंग द सेम वन दे केम टू देम यस्टरडे। अब लड़का भी जो है वो इनकार कर रहा है कि मैं तो था ही नहीं, उसे याद ही नहीं है कि मैं पहले भी इन दोनों कैरेक्टर से मिल चुका हूँ। वंस अगेन गॉडोट विल नॉट बी टर्निंग अप टुडे, दोबारा से यही कहता है कि गॉडोट आज भी नहीं आने वाले। He tells them the two men decide to hang themselves in their desperation using his dragon belt, but all that happens is his trousers fall down। अब वो एक दूसरे को वो फैसला करते हैं कि वो लटक के मर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं इस अटैम्प्ट को करने में भी। दे डिसाइड टू लीव, फिर वो वहाँ से जाने का सोचते हैं, बट स्टे एग्जैक्टली वेयर दे आर, फिर भी वहीं खड़े रहते हैं जहाँ वो पहले खड़े थे। पर जेएमएबली डिटरमाइंड टू स्टे अनदर डे एंड कंटिन्यू वेटिंग फॉर गॉड। और फिर वो दोबारा से यहाँ किसी बगैर वजह के जो है इंतज़ार करने के लिए रुक जाते हैं, और इसी तरह जो है एक अगला दिन भी शुरू हो जाता है। तो यहीं पे वेटिंग फॉर गॉडोट की एंडिंग होती है। अब हम इस प्ले के थीम्स को डिस्कस करते हैं। Theme is an idea that prevails in a novel, play, or poem. Waiting for Godot contains much more complex and interesting themes. Samuel Beckett wrote this play with a new style, but this thematic concept was no different from other writers. However, there is a kind of diversity in themes of Waiting for Godot. Lots of subjects are covered in this play. Its single theme, Nothing to Be Done, gets good attention. Samuel Beckett shows a purposeless life. It does not have any story or plot. Therefore, success of Waiting for Godot is dependent only on its remarkable themes. Following are some major important themes that we are going to discuss. Nothing to be done, importance of hope, suffering, absurdity, difference in human race, relationship and existentialism. ये सारे के सारे themes जो हैं important है, और सबसे ज़्यादा important जो है nothing to be done है। तो अब हम वन बाय वन इन थीम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला थीम है हमारे पास थीम्स ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड नथिंग टू बी डन इन वेटिंग फॉर गॉडोट। Nothing to be done is one of the most criticized themes of Waiting for Godot. We can't deny that nothing happens in this place. Dragon and Vladimir enters on stage, back perform useless actions and exit. Second act is a copy of first act with minute difference of dialogue. Minute difference of dialogue. In whole play, one asks a question to the other, what to do. Other replies, nothing to be done. It also starts with the same dialogue. Play goes on depicting theme and finally ends with nothingness. Symbolically, this theme has much importance. It defines the journey of life, journey from nothingness to nothingness. We come in the world, but what is the purpose of here? What is our identity? Samuel Beckett does not answer this question, instead asks from the audience. He himself does not know their answers. Every person in this world is like Stragan and Vladimir, who is waiting for something, but most of the time he cannot get what he wants in life and ends just like the play ends. Both acts of the play and with despair, nothing happens in the play. Nothing to be done illustrates a meaningless life. ठीक है, सबसे प्रिवेलिंग थीम कौन सा है? नथिंग टू बी डन, क्योंकि आपने पूरी समरी भी देख ली, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ खास मकसद नहीं है। तो सैमुअल बेकेट जो है
उल्टा इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ऑडियंस से क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी लाइफ जो है, आप पर्पसलेसनेस है उस लाइफ में और आप बगैर किसी पर्पस के जी रहे हैं, और अगर उसको आप नहीं हासिल कर रहे तो आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। तो इसका ये थीम है नथिंग टू बी डन। नेक्स्ट थीम है हमारे पास सफरिंग ऑफ लाइफ। सफरिंग आल्सो फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ मेजर थीम्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट। वी विटनेस सफरिंग्स ऑफ व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन इन दिस प्ले। They are living a miserable life. Stragon has been beaten by strangers every night, but he is helpless. God has created this world and has forgotten it after its creation. It seems that Samuel Beckett has given this message to the audience. Apart from Stragon and Vladimir, Lucky is also suffering. His life is more miserable than him. Suffering of slavery class are evident in this play. We can say that Stragon and Vladimir are responsible for their miserable condition, but Lucky is a slave and he cannot help himself. He can just wait for God or good times, only death. Perhaps he would find something good in afterlife, but in this life he cannot get peace. Vladimir's speech in this context is helpful. He says, was I sleeping while the others suffered? Am I sleeping now? Tomorrow when I wake or think I do, what shall I say of today? Can't go on, what have I said? यहाँ पे सफरिंग ऑफ लाइफ बताई गई है। स्ट्रैगन और व्लादिमीर भी जो है अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, एक मीनिंग लाइफ गुजार रहे हैं, मीनिंगलेस। उसके अलावा जो लकी का करेक्टर है उससे पोजो स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है, और वो अपनी कंडीशन को गुड नहीं कर सकता, और उसे यही है कि शायद अब ज़िंदगी में मौत मौत के बाद जो है उसके हालात ठीक होंगे। तो यहाँ पे सफरिंग ऑफ लाइफ का थीम मिलता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म। थीम्स ऑफ एब्सर्डिटी एंड रिडिकुलसनेस इन वेटिंग फॉर गॉडॉट। Beckett shows the world a way of escaping from suffering of life. Life can be spent like Stragon and Valdemar, doing nothing, having irrational behavior, passing the ball, and act ridiculously. Perhaps absurdity is the only way to get through life. This is also mentioned to avoid criticism, as it has been said that the best way to avoid criticism is to do nothing. Personally, I think that it is the most difficult way to get through life. While doing nothing and repeatedly silly actions, one can pass second but not whole life. It seems that Beckett has preferred absurdity over existentialism. Anyhow, he has shown a way to go through life absurdity. अब सैमुअल बेकेट ने यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम कैसे दिया है कि ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, तो उसको सफरिंग्स को स्कैप करने का तरीका क्या है? या तो चीज़ों को भूल जाओ, या ऐसे ही कुछ ना करके वक्त गुजार दो, और जो है वो कुछ फील ही ना करो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जो है असल में ऐसा नहीं है। आप ऐसे तो एक पल गुजार सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो जो है, लेकिन जो सैमुअल बेकेट है उसने एब्सर्डिज्म को चूज़ किया है ओवर एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि आप अपनी सफरिंग से बचने के लिए कुछ भी मीनिंगलेस करो और ऐसे ही अपना वक्त गुजार दो। नेक्स्ट थीम है हमारे पास डिफरेंस इन ह्यूमन रेसेस। डिफरेंस इन ह्यूमन रेसेस इज आल्सो एविडेंट इन दिस प्ले. This theme has importance of its own. Lucky is a symbol of slavery class, whereas Pozo refers to feudalism. These characters present two types of human races. One is miserable, whereas second is happy. Samuel Beckett has shown the inferiority of lower class and superiority of upper class. बहुत सिंपल सा थीम है। जाहिर सी बात है लकी के करेक्टर से जो है वो लोअर क्लास जाहिर हो रही है, और पोजो जो है उसके ऊपर वो मास्टर कर रहा है, उसको मास्टर है तो वो अपर क्लास को शो कर रहा है। तो वन इज़ मिजरेबल एंड सेकंड इज़ हैप्पी। जो है पोजो वो खुश होता है लकी को तकलीफ़ देकर। तो इस तरह से सैमुअल बेकेट ने इन्फीरियरिटी ऑफ लोअर क्लास और सुपीरियरिटी ऑफ अपर क्लास को दिखाया है। नेक्स्ट थीम है हमारे पास थीम ऑफ रिलेशनशिप का। इट इज़ अनदर important theme of Waiting for Godot. Samuel Beckett portrays different types of human relationship. There are 4 kinds of individual in the play. Every character is separately entity. Individually they refer something, but in a relationship they indicate something else. Well, the main problems are mental, struggle, physical, Pozo and Lucky are presented to show the arrays of men, but when these individuals are put into relation, they perform an important role. Nevertheless, 3 types of relationship are there in the play. Relationship between Stragon and Vladimir, एसोसिएशन ऑफ पोजो एंड लकी, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रैगन एंड व्लादिमीर विद गॉडॉट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम को ही मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अमंग मेजर थीम्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट। इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वाइडर टॉपिक, नीड्स एक्सप्लेनेशन. Existentialism is the most important theme of Waiting for Godot. In order to understand this theme, we must have knowledge about the theory of existentialism. However, in simple words, it means that every person is responsible for his action and no second person is pulling his strings or controlling his fate. In other words, existentialism emphasizes the existence of the individual person as a free. ठीक है. As Stragon and Vladimir, Pozo and Lucky, are they all free? Are they himself responsible for the action? Can't say yes.
nor can say no. Lucky is not free. वो किसका slave है? पोजो का. A person who is slave from childhood can't do anything to change his life. People beat Stragon every night and he is helpless. Samuel Beckett has not answered the above said question. We see every character has free will, yet some limitations are imposed on them. In case of Lucky, someone is pulling his strings, whereas in case of Pozo, Stragon and Vladimir, they are free. अब एग्जिस्टेंशलिज्म का मेन वो पॉइंट क्या है कि एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, और जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनकी फेट है, और वो वही उनकी जो मर्ज़ी से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन यहाँ पे प्ले में दिखाया गया है कि कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको जो नेचर है उन्होंने बाउंड करके रखा है. जैसा कि लकी का करेक्टर है, वो पोजो का स्लेव है, तो वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता. उसी के अलावा जो हमारे पास करेक्टर है स्ट्रैगन का, वो भी से बीमारी है, तो वो भी उसकी वजह से बाउंड है. तो इस तरह से इस जो करेक्टर हैं इस प्ले के अंदर, वो अपनी जो कंडीशन है उसको वो सुधार नहीं सकते. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है करेक्टर सिम्बोलिज्म. It has often been discussed that Godot symbolizes death, but both the tramps, Vladimir and Stragon, are waiting for the death, which does not approach them as their time has not come yet, therefore they wait for it every day. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है, इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म कैसे आता है कि जो दोनों करेक्टर हैं, ये दोनों करेक्टर मौत का ही इंतज़ार कर रहे हैं. दरअसल गॉडोट कौन है जो इन्हें मौत देगा? इनकी लाइफ इतनी मीनिंगलेस है कि ये खुद से ही अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो मौत को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसको कर नहीं पाते. असल में अभी उनका टाइम नहीं आया, और जब उनका टाइम आएगा उन्हें इन सारी सफरिंग से है वो उनकी जान जो है वो छूट जाएगी. होप सो ये प्ले को पढ़ने के बाद आपको इस प्ले की कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्ले से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ मेरे से पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.